हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण है उसके अंदर आगे की तरफ बढ़ते हुए, जो कि ओनली फॉर एक प्रकार के आवेश घनत्व या फिर चालन धारा घनत्व के ऊपर डिपेंडेंट थी, वहां तक हमने निकाला था। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम जो दोनों प्रकार के धारा घनत्व, चालन धारा घनत्व तथा विस्थापन धारा घनत्व के ऊपर जो मैक्सवेल की समीकरण है उसका मान उसको ज्ञात करेंगे। क्योंकि जो एम्पियर के परिपथ नियम के ऊपर आधारित मैक्सवेल की समीकरण थी वो ओनली फॉर चालन धारा घनत्व के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था, जिसमें हमने जो इक्वेशन लिखी थी डेल क्रॉस एच वेक्टर बराबर क्या निकाला था हमने, जे वेक्टर। ये ओनली फॉर कैसे, ओनली फॉर आवेश वाहकों के कारण जो धारा घनत्व होता है या आवेश वाहकों के प्रवाह के कारण जो धारा घनत्व होता है उसके लिए ही एप्लीकेबल थी। लेकिन अगर वहीं पे मान लो कि ये ऐसा क्यों क्यों ये आवेश वाहकों के प्रवाह के कारण जो धारा घनत्व उसके लिए एप्लीकेबल होती है, उसका मान भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि इस समीकरण का हम क्या ले लें, डाइवर्जेंस ले लें। क्या ले लें हम, डाइवर्जेंस लेने पर, तो डाइवर्जेंस लेने पर जो ये इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, डेल डॉट डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर क्या देगा, डेल डॉट जे वेक्टर। ये वैल्यू किसके, 0 के बराबर, क्योंकि सदिश के कर्ल का सदिश के कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और दूसरी ये इक्वेशन या इसका मान जो है वो सांतत्य समीकरण से डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के डेल रो अपॉन डेल टी प्राप्त हो जाएगा, जो कि किससे होता है, सांतत्य समीकरण आपने क्वांटम में पढ़ी होगी उससे प्राप्त होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, 0, जिससे माइनस के डेल रो अपॉन डेल टी बराबर क्या आ जाएगा, 0 सांतत्य समीकरण से। तो रो बराबर क्या आ गया, नियत। या फिर ये कह सकते हैं, अब यहां से आप देखिए, मतलब उस बंद परिपथ, जिस भी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान कुल धारा के बराबर होता है, उसका अवकलन रूप ये है जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का कर्ल जो है वो किसके, आवेश वाहकों के कारण जो धारा घनत्व उसके बराबर प्राप्त हो रहा है। तो उस कंडीशन में या फिर ये जो समीकरण है ये ओनली पर कैसे, नियत आवेश घनत्व के लिए एप्लीकेबल होगी। और नियत आवेश घनत्व के अंदर जो धारा होती है उसको हम कैसी धारा बोलते हैं, स्टेडी करंट, या फिर हम कह सकते हैं स्थिर धारा। तो ये समीकरण ओनली फॉर कैसे, स्थिर धारा के लिए एप्लीकेबल है, और जिसके कारण मैक्सवेल की इस समीकरण में क्या होती है, इस समीकरण में क्या उत्पन्न हो जाती है, में एक अस्थिरता आ जाती है, जो कि यह प्रदर्शित करती है कि यह समीकरण ओनली फॉर किसके लिए एप्लीकेबल है, यह समीकरण सिर्फ चालन धारा घनत्व के लिए ही क्या होती है, लागू होती है, के लिए ही क्या होगी, लागू होगी। अदरवाइज अगर मान लो कि क्योंकि ओनली फॉर चालन धारा घनत्व के लिए एप्लीकेबल है, किसी अन्य धारा घनत्व के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि चालन धारा घनत्व है वो किसी भी बंद परिपथ के अंदर उपस्थित आवेशों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। या फिर ये कह सकते हो कि कोई भी बंद परिपथ है तो उसके अंदर आवेश को का घनत्व या फिर उसके अंदर प्रति एकक आयतन के अंदर उपस्थित आवेशों का मान नियत है। तो उन आवेश, नियत आवेश घनत्व या नियत आवेशों की संख्या के प्रवाह के कारण जो धारा उत्पन्न होगी और उस धारा के कारण जो घनत्व होगा, उसी कंडीशन में ये इक्वेशन ओनली एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज कभी भी ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इस इक्वेशन से सिर्फ हमें क्या है, इसी के बारे में पता चलता है। और अगर मान लो कि किसी परिपथ के अंदर धारा घनत्व का मान परिवर्तित हो जाए, धारा घनत्व के मान परिवर्तित होने से मतलब ये है
कि वहां पर आवेश वाहक या फिर आवेश वाहकों के कारण जो या आवेश वाहकों के प्रवाह के कारण घनत्व न होकर क्या हो जाए, उन आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि या कमी होने के कारण, या फिर कोई भी परिपथ मान लो जिसके अंदर संधारित्र को ही देख लीजिए, संधारित्र को जब आप आवेशित करते हो तो उसमें क्या होता है, एक बार तो प्लेटों के ऊपर आवेश का मान बढ़ता है चार्जिंग के दौरान, और एक बार प्लेटों पे आवेश का मान घटता है डिस्चार्जिंग के दौरान। तो उस समय क्या होता है, आवेश के मान बढ़ने तथा घटने के कारण समय के साथ ही क्या होता है, उसमें विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित होता है। तो विद्युत क्षेत्र के परिवर्तित होने के कारण प्लेटों के मध्य क्या होता है, एक प्रकार का धारा उत्पन्न होती है या एक प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम कैसी धारा बोलते हैं, विस्थापन धारा बोलते हैं। और उस धारा के कारण एकांक क्षेत्र के फल के ऊपर जो ये धारा उत्पन्न हुई है उसको हम कैसा घनत्व बोलते हैं, विस्थापन धारा घनत्व। तो उस विस्थापन धारा घनत्व का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन क्या है, फेल हो जाती है। तो उस वजह से मैक्सवेल ने क्या किया कि संशोधन किया इस समीकरण में, या एम्पीयर के परिपथीय नियम में एक संशोधन किया, जिसके अंदर उसने ये कहा कि जो पृष्ठीय चुंबकीय क्षेत्र का जो पृष्ठीय या रेखीय समाकलन जो है वो ओनली फॉर किसके ऊपर, चालन धारा घनत्व के ऊपर डिपेंड न करके किसके ऊपर, विस्थापन धारा घनत्व के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे धारा घनत्व की ओनली फॉर एक टर्म ना आके एक और टर्म आएगी, जिसे हम कौन सी टर्म बोलेंगे, विस्थापन धारा घनत्व भी कहते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या किया, एम्पीयर के परिपथीय नियम में क्या किया, संशोधन किया। ये समीकरण कौन सी थी, 3 थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, एम्पीयर के परिपथीय नियम में क्या किया, मैक्सवेल ने एम्पीयर के परिपथीय नियम में क्या किया, एक संशोधन किया। जिसके अनुसार कुल धारा घनत्व जो होता है वो किस किस के बराबर होता है, चालन धारा घनत्व तथा किसके, विस्थापन धारा घनत्व के विस्थापन धारा घनत्व के योग के बराबर होता है। ये हमें इसके अंदर ध्यान रखना है। क्या आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मैक्सवेल ने एम्पीयर का परिपथीय नियम है उसमें जो संशोधन किया, उस संशोधन के आधार के ऊपर उसने ये बताया कि किसी भी परिपथ में बहने वाली कुल धारा के कारण जो धारा घनत्व है वो किसके बराबर होता है, चालन धारा घनत्व तथा विस्थापन धारा घनत्व के योग के बराबर होता है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। जो चालन धारा घनत्व जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, वो आवेश वाहकों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होगा, आवेश वाहकों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है, के कारण उत्पन्न होता है। और दूसरा जो ये विस्थापन धारा घनत्व है ये किसके कारण उत्पन्न होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। एक तो आवेश वाहकों के प्रवाह के कारण, दूसरा परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होगा। अब आप लोगों को इसके अंदर ये देखना है कि जो हमने समीकरण नंबर 3 लग गई ली थी या निकाली थी वो भी क्या होगी, इसके कारण संशोधित हो जाएगी। तो मैक्सवेल ने जो समीकरण नंबर 3 में संशोधन किया, या फिर समीकरण नंबर 3 का जो संशोधित रूप है वो क्या होगा, 3 का जो संशोधित रूप है वो क्या होगा, डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, जे वेक्टर प्लस जेडी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। जहां पे इसे जे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जेडी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इस समीकरण नंबर 4 से हम क्या कर सकते हैं, इस जेडी वेक्टर का मान भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर विस्थापन धारा घनत्व का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। उस मान को रखेंगे क्या हमें जो मिलेगी समीकरण वो क्या होगी, वह समीकरण होगी आप लोगों के विस्थापन धारा, या फिर आप कह सकते हो कि मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण होगी जिसके अंदर कंप्लीटली
क्या होगा, विस्थापन धारा घनत्व का भी मान उसके अंदर दिया गया होगा, या फिर अगर हमें मान लो कि विस्थापन सदिश का मान मालूम होगा तो हम विस्थापन धारा घनत्व का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें विस्थापन धारा घनत्व का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर 4 का क्या लेंगे, समीकरण नंबर 4 का क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस लेते हैं। 4 का क्या लेने पर, डाइवर्जेंस लेने पर। तो इसका डाइवर्जेंस लेने पर हम क्या होगा, डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर किसके आ जाएगा, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस डेल वेक्टर डॉट जे डी वेक्टर के बराबर। यहाँ से ये वैल्यू तो किसके बराबर आ जाएगी, 0 के, क्योंकि यहाँ पे सदिश के कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा आप लोगों को मालूम हो तो 0 होता है, या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अब आगे की तरफ जब हम लिखेंगे इसको, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस डेल वेक्टर डॉट जे डी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से डेल वेक्टर डॉट जे डी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस की डेल वेक्टर ऑफ जे वेक्टर के। और सांतत्य समीकरण से इसका मान किसके बराबर होता है, माइनस के डेल रो अपन डेल टी के बराबर होता है। तो यहाँ से डेल वेक्टर डॉट जेडी वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल रो अपॉन डेल टी के, ठीक है। और मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से, मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन से हम जानते हैं कि डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर जो है वो किसके, रो के बराबर होता है। तो यहाँ से डेल वेक्टर डॉट जे डी वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल टी डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर के बराबर। डेल वेक्टर डॉट जे डी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, डेल वेक्टर डॉट डेल डी वेक्टर बाय डेल टी। दोनों तरफ से अगर हम डाइवर्जेंस हटा दें तो उस कंडीशन में विस्थापन धारा घनत्व जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल डी वेक्टर बाय डेल टी। इस मान को समीकरण नंबर 5 से हम मान को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 से मान 4 में रखने पर, 5 से 4 में मान रखेंगे तो जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, जे वेक्टर प्लस डेल ऑफ डी वेक्टर बाय डेल टी। ये समीकरण नंबर 6 जो है ये क्या है, मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण। इस समीकरण को हम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई तथा मैग्नेटिक फील्ड बी के रूप में भी हम लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ई वेक्टर जो है या फिर एप्सिलॉन ई वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, बी वेक्टर के, तथा बी वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, म्यू ऑफ एच वेक्टर के। तो इस इक्वेशन का जो दूसरा रूप है वो क्या होगा, डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू बराबर क्या आ जाएगा, जे वेक्टर प्लस एप्सिलॉन डेल ऑफ ई वेक्टर बाय डेल टी। तो यहाँ से डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ जे वेक्टर प्लस म्यू ऑफ एप्सिलॉन डेल ई वेक्टर बाय डेल टी। तो ये समीकरण नंबर 7 और 6, अगर इन दोनों रूप में भी अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई हो तो वो किसको प्रदर्शित करेगी, मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण को प्रदर्शित करती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारी जो मैक्सवेल की चारों समीकरण है वो कंप्लीट होती है। अब आप लोगों को जो मैक्सवेल की चारों समीकरण है उसको हमेशा किस रूप में, वेक्टर रूप में ध्यान रखना है। मतलब वेक्टर का साइन किस जगह पे आएगा वो आप लोगों को ध्यान रहेगा, तभी वो इक्वेशन सही होगी। अदरवाइज आपने कहीं पे भी वेक्टर के साइन को छोड़ दिया तो उस कंडीशन में वो चारों समीकरण क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो पहली समीकरण जो है उसको किस प्रकार से लिखते हैं, डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, या फिर डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर रो
दूसरी डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 या फिर डेल वेक्टर डॉट एच वेक्टर बराबर 0। थर्ड डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर माइनस के डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी, या फिर डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर माइनस के म्यू डेल एच वेक्टर बाटे डेल टी। फोर्थ इक्वेशन डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर म्यू ऑफ जे वेक्टर प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी, या फिर आप कह सकते हो डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर जे वेक्टर प्लस जे या फिर डेल ऑफ डी वेक्टर अपॉन डेल टी। इन चारों इक्वेशन, ये जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चारों मैक्सवेल समीकरण है। ये जिस रूप में यहाँ पे मैंने लिखी है, इसी रूप में वेक्टर के साथ में आप लोगों को याद रहेगी। तभी आप लोग, अगर एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें अगर आपको पूछ रहे मैक्सवेल की चारों समीकरण लिखो, अगर आपने इस रूप में लिखी तो ही आपको चारों 2 नंबर पूरे मिलेंगे उस क्वेश्चन के ऊपर या उस क्वेश्चन पे। अदरवाइज आपने कहीं पे भी, अगर आपने एक भी वेक्टर का साइन छोड़ दिया तो वो इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी और उस जगह पे आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ये आप लोगों को चारों इस रूप में याद रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज ये कि इस समीकरण को लगाने, इन चारों समीकरण को लगाने के कुछ प्रतिबंध भी है। तो समीकरण को लगाने के जो प्रतिबंध है या मैक्सवेल समीकरण के जो प्रतिबंध है, उन प्रतिबंध में सबसे पहला प्रतिबंध ये है कि ई वेक्टर व बी वेक्टर के सापेक्ष आपका क्या लेना चाहिए, निर्देश तंत्र हमेशा क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। उसकी किसी प्रकार की कोई भी गति नहीं होनी चाहिए, किसके प्रति, इलेक्ट्रिक फील्ड व मैग्नेटिक फील्ड के प्रति। दूसरा म्यू एप्सिलॉन जे तथा रॉ वो क्या है, टी के सापेक्ष क्या होने चाहिए, नियत होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई भी आप निकाय ले रहे हो तो उस निकाय में लो चुंबकीय पदार्थ नहीं होना चाहिए, लो चुंबकीय पदार्थ नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो आपने निर्देश तंत्र लिया है या फिर मैक्सवेल समीकरण लगाने के लिए जो आपने निर्देश तंत्र लिया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, या फिर ये कह सकते हो कि उसकी वेलोसिटी का मान क्या होना चाहिए, शून्य होगा। उस निर्देश तंत्र की वेलोसिटी का मान तभी क्या होगी, मैक्सवेल समीकरण एप्लीकेबल होगी। दूसरी कंडीशन कि जो भी आपने माध्यम लिया है उसकी चुंबक की पारगम्यता तथा उसकी विद्युतशीलता तो समय के साथ नियत रहनी चाहिए, लेकिन समय के साथ परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, परंतु उसी के साथ साथ उस बंद परिपथ के अंदर आवेश का मान या आवेश की संख्या तथा आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला जो धारा घनत्व है वो भी क्या होना चाहिए, हमेशा नियत रहना चाहिए, समय के साथ कभी परिवर्तित नहीं होगा। तभी क्या होगा, मैक्सवेल का समीकरण अप्लाई होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि जो भी निकाय आपने लिया है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का हो या अनुचुंबकीय पदार्थ का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस कंडीशन में या उस पदार्थ के लिए तो मैक्सवेल की समीकरण एप्लीकेबल होगी। लेकिन जिस कंडीशन में मान लो कि आपने पदार्थ लो चुंबकीय का हो गया, जो निकाय के लिए, जिस निकाय के लिए आप मैक्सवेल समीकरण लगा रहे हो वो अगर क्या हो जाए, लो चुंबकीय पदार्थ का हो, तो मैक्सवेल समीकरण उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। या मैक्सवेल समीकरण से जो भी आप उस निकाय के लिए गुण पता करना चाहते हैं या कोई भी चीज पता करना चाहते हो, कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हो, तो मैक्सवेल समीकरण के द्वारा उस वैल्यू को ज्ञात नहीं कर सकते। ये आप लोगों को इनके लिए याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।